नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां पर नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें कि उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय और घोषणाएं साझा की है। उन्होंने देश और प्रदेश से जुड़े वर्तमान मामलों पर चर्चा की है, मीडिया के सवालों का विस्तार से जवाब दिया है। मंत्री ने योजनाओं, विकास कार्यों और आगामी परियोजनाओं के बारे में भी जानकारी दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही मौजूद पत्रकारों ने सक्रिय रूप से सवाल पूछे और केंद्रीय मंत्री ने सभी का संतोषजनक उत्तर दिया। आपको ध्यान होगा, बीच में हमने विकसित कृषि संकल्प अभियान भी चलाया था। तब भी किसान की एक बड़ी शिकायत थी कि कई बार हम जो बीज खरीदते हैं वो या तो घटिया निकलता है या नकली निकलता है, दावे कुछ किए जाते हैं, निकल कुछ जाता है। तो इससे निजात दिलाने की जरूरत है। समय समय पर और भी ये मामला उठता रहा है बीजों का, और इसलिए जो सीड एक्ट था पुराना, वो 1966 का था लगभग, जिसमें थोड़े बहुत 500 रुपए के जुर्माने का प्रावधान था। वो बहुत प्रभावी नहीं था। इसलिए आवश्यकता इस बात की महसूस की गई कि एक ऐसा सीड एक्ट जो प्रभावी रूप से अगर कोई घटिया या नकली बीज प्रदाय करता है, कोई कंपनी कोई और, तो उस बीज से हम बचा सकें किसानों को, और अगर कोई ऐसा करता है जानबूझ के तो उसको सख्त दंड की व्यवस्था की जा सके, ताकि घटिया बीज जो किसानों को बेच दिए जाते हैं वो बेचने वाले दंड के कारण भी और सिस्टम के कारण भी डरे। ऐसे प्रावधान इसमें किए गए ताकि हम किसानों के लिए अच्छे बीज सुनिश्चित कर सके। इसमें हम लोगों ने कोशिश ये की है कि ट्रेसेबिलिटी का एक सिस्टम बना रहे हैं पूरा। अभी किसान को बीज पता नहीं चलता कि कहां आया, कहां उत्पादित किया गया। अब इसमें ट्रेसेबिलिटी का पूरा एक सिस्टम होगा। जो बीज आएंगे वो ये पता चलेगा कि डीलर के पास कहां से आए, डीलर के पास, डीलर के पहले किसके पास थे और कहां उत्पादित हुए, किसने बनाया। तो हमारी कोशिश ये होगी कि जब ट्रेसेबिलिटी से ये पूरा पता चल जाएगा, जैसे ही QR कोड पे स्कैन करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि बीज कहां से बना, तो मूल ही पकड़ में आ जाएगा। तो एक तो ये होगा कि खराब बीज सिस्टम में आएंगे ही नहीं, और आए तो वो पकड़े जाएंगे। तो एक खराब बीज या तो आएंगे ही नहीं, या आएंगे तो पता चल जाएगा और जिसने दिए उसको दंड दिया जा सकेगा। इससे सीधे सीधे किसानों को, अभी जाते हैं दुकान पे और बातें करके कोई भी डीलर उनको बेच देता है कि ये बहुत अच्छा बीज है, इससे ये उत्पादन होगा, और वो खरीद लेता है, लेकिन इससे पूरे मूल का पता चलेगा। एक इस बात में इसकी व्यवस्था की गई है। सीड कंपनी का रजिस्ट्रेशन बाकायदा किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था है उससे भी कौन कौन सी पंजीकृत हमारी सीड कंपनीज है, सीड बेचने वाले हैं, वो पता चल सकेगा। इससे अनाधिकृत रूप से अगर कोई बीज बेचेगा तो वो भी जानकारी तत्काल प्राप्त की जा सकेगी। हाँ, एक बात मैं इसमें कहता हूं कि परंपरागत बीज जो किसान बोता चला आया है, परंपरागत बीज पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे, क्योंकि किसान आपस में भी बीजों का विनिमय करता है। एक बात ये फैलाई जा रही है कि इसमें परंपरागत बीजों का क्या होगा, कुछ नहीं होगा। किसान खुद का बीज बो सकता है, किसान दूसरे किसान को बीज दे सकता है, या स्थानीय स्तर पर अगर बीज का, कई बार ये चलता है किसानों में कि बोनी के समय बीज ले लिया, बाद में 1.25 गुना वापस कर दिया। ये परंपरागत सिस्टम है। तो जो परंपरागत बीज है वो बीजों का प्रचलन स्थानीय स्तर पर जारी रहेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जो मैंने ट्रेसेबिलिटी की बात बताई, उसके बाद अगर पता चलेगा कि बीज घटिया निकला, जर्मिनेशन नहीं हुआ या और कोई दिक्कत पैदा हुई, तो इसमें दंडात्मक प्रावधान को बढ़ाया गया है 30 लाख। अभी तो 500 रुपए तक का जुर्माना था, अब इसमें प्रस्तावित है, अभी तो सुझाव आ रहे हैं कई तरह के, अभी जो प्रस्तावित है 30 लाख रुपए तक का जुर्माना। और अगर बहुत गंभीर है कि जानबूझ के डेलिबरेटली ये अपराध किया गया है तो उसमें सजा का प्रावधान किया गया है। तो मुझे लगता है कि किसानों को कंपनियां, सब कंपनियां खराब नहीं है, मैं ये नहीं कहता, अच्छी कंपनियां अच्छे बीज दे सकेंगी। जो गड़बड़ हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। हमारे जो पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र, इसमें ICR हमारे बीज बनाता है, वो पूरी ताकत के साथ खड़ा रहेगा। हमारी यूनिवर्सिटीज काम कर रही है, हमारे KVKs काम कर रहे हैं।
दूसरा, देसी कंपनियां जो बीज बनाती बीज उत्पादित करें, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की भी जरूरत है और इनोवेशन और रिसर्च एक तरफ आईसीआर भी करता है, यूनिवर्सिटीज भी करती है, दूसरी तरफ प्राइवेट कंपनीज भी करती है। तो कोई अगर करे तो इनोवेशन का फायदा किसान को मिलना चाहिए। तीसरी तरफ कई बार जरूरत पड़ती विदेश से भी कोई बीज आए, उसको रोका नहीं, लेकिन पूरी तरह से नियमन की व्यवस्था है, उसका पूरी तरह से मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन के बाद वो हमारे एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस में सूट होगा कि नहीं होगा, उसकी पूरी जांच के बाद ही किसी बीज को बाहर से आयातित करने की अनुमति होगी। इसको थोड़ा सा सरल बनाया है, क्योंकि अदालत में जाना पहुंचना और प्रक्रिया में काफी समय लगता था। अब अगर कोई गड़बड़ करेगा तो राज्य को ही इन्फोर्स करने के सारे अधिकार वहां दिए गए। बीज समिति राज्य की होगी, राज्य अधिकारियों की नियुक्ति करेगा और जो नियुक्त अधिकारी है वो तत्काल वही कार्रवाई कर सकेंगे, अदालत में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दंडात्मक प्रावधान और बाकी जो प्रावधान है वो अधिकारी स्तर पर भी लागू हो सके। हाँ, पूरी तरह से राज्य के अधिकार को सुनिश्चित किया गया है। हम मुख्य रूप से विनिमय जो विनिमयन है वो हम करने का काम करेंगे, कोऑर्डिनेट करने का काम करेंगे, समन्वय करने का काम करेंगे। मुख्य रूप से राज्य इसको इम्प्लीमेंट करेगा। राज्य जो तय करेगा, राज्य की बीज समिति बनेगी और राज्य की सरकार ही डिस्ट्रिक्ट में भी इसको पूरी तरह से विनियमित करेगी। बिल्कुल नहीं होंगे। परंपरागत बीजों को ये संरक्षित करने का प्रयास है, वो चलन में बने रहें, किसान उत्पादित करें, बेचें, इस पर कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है। किसानों को पूरी तरह से स्वतंत्रता है कि वो स्थानीय स्तर पर बीज अपने घर के बीज का उपयोग करें, दूसरे किसान को भी दें, स्थानीय स्तर पर आपस में अगर वो बेचेंगे तो वो जारी रहेगा। ये व्यापक पैमाने पर जो व्यापार करता है केवल उस पर लागू हो। हमने विकसित कृषि संकल्प अभियान जैसे अभियान इसलिए प्रारंभ किए हैं कि हम किसानों को जाके अवेयर कर सकें। उसमें हमारे वैज्ञानिक, हमारे अधिकारी, हमारे केवीकेज, हमारी यूनिवर्सिटीज के लोग, प्रगतिशील किसान एक साथ साल में एक बार, जैसे पिछले साल किया था इस बार फिर करेंगे, जाएंगे और किसानों को अवेयर करने का काम करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, हम कृषि विज्ञान केंद्रों को इस तरह से एजुकेट करने की नोडल एजेंसी ही बनाएंगे, क्योंकि हर जिले में 1 केवीके हमारा है, 731 केवीके है, तो वो सक्रिय रहेंगे और वो भी किसान को इनकी विशेषता या बाकी जानकारियां, अगर कोई खराबी है तो वो भी जानकारी देने का काम करेंगे। तो केवीके की भूमिका को और प्रभावशाली करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल नहीं होगा, सब कुछ राज्य सरकार को ही करना है। हम कोऑर्डिनेट करने का काम करेंगे। देखिए, कृषि वैसे भी राज्य का विषय है, राज्य के अधिकार जो पूर्ववत है वो बने रहेंगे। प्रोविजन बिल्कुल कोई घटिया बीज है तो मैंने जैसा पहले बताया कि अभी तक 1500 रुपया तक जुर्माना होता था तो कोई भी दे देता था। अब 30 लाख रुपए तक का जुर्माना, और अगर डेलिबरेटली कोई गड़बड़ बीज बेचा गया है, बनाया गया है तो उसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा को मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के लिए आमंत्रित किया गया है। उनके आगमन की तारीख 23 जनवरी निर्धारित है। 24 जनवरी को ही कटनी में भूमि पूजन होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि इस पहल से प्रदेश के 41 जिलों में ही मेडिकल कॉलेज की सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे कि छात्रों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित होगी। यह कदम प्रदेश के ही स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। डिपार्टमेंट के माध्यम से लगातार नए मेडिकल कॉलेज खोलते हुए हम इसमें बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। पीपीपी मॉडल पर हमारे मॉडल से तो देश में नंबर 1 का राज्य मध्य प्रदेश है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जोड़ करके प्राइवेट कॉलेज को प्रोत्साहित कर रहा है। ऐसे में हमारे 2 मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के लिए आज मैंने माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को आमंत्रित किया है। वो 23 तारीख को मध्य प्रदेश आ रहा है, 24 तारीख को कटनी के मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करेंगे। एक एक करके हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। इस मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के साथ हमारे राज्य के अंदर 41 मेडिकल कॉलेज अपने वर्तमान के दौर से खास करके उन 41 जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज की सुविधाएं मिलेगी। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर उनके साथ हमारी हेल्थ की बहुत सारे प्रकार की गतिविधि
का भी परस्पर चर्चा भी की और ऐसे में हमारे किसानों की समृद्धि के लिए एनपीके, यूरिया, 12-32-16 सभी प्रकार के खादों की उपलब्धता के लिए उनको धन्यवाद भी दिया गया। और इस वर्ष लगातार उन्होंने जो हमारी मदद की, इसके भरोसे से हमने किसानों को अपने तय प्रयास किया कि उनकी जरूरतों का खाद दिया जा सके। मेरी अपनी ओर से माननीय स्वास्थ्य मंत्री को भी धन्यवाद। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि 25 दिसंबर को ग्वालियर में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 2 लाख करोड़ से ज्यादा के औद्योगिक कार्यों का भूमि पूजन गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुआ था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश में किसान, महिला, युवा, गरीबों की कल्याण और के लिए योजनाएं चल रही हैं और 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। आज मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को ही गाडरवारा नरसिंहपुर में मौजूद NTPC सुपर थर्मल पावर स्टेशन के विस्तार परियोजना के भूमि पूजन के लिए आमंत्रित किया। मोहन यादव ने यह भी बताया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में ही मध्य प्रदेश पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो गया है। हमने 25 दिसंबर को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर ग्वालियर में जो 2 लाख करोड़ से ज़्यादा की हमारी औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी की मौजूदगी में किया, उसकी जानकारी उनको दी। मध्य प्रदेश के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री जी का और सभी भारत सरकार के मंत्रियों का विशेष स्नेह भी है। और हमारी सरकार के गठन के बाद जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। नेशनल रीडेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से भी हमने अपने प्रदेश के किसानों की दृष्टि से खास करके 2-2.5 रुपये से लगा करके 8.5 रुपये प्रति लीटर तक की वृद्धि करते हुए लगभग 1394 नई दूध इकाइयों का गठन करवाया। 661 निष्क्रिय इकाइयों को सक्रिय करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। 22 दिसंबर 2025 को 12 लाख किलोग्राम लीटर का संकलन करते हुए हमने दुग्ध संघ को गत वर्ष की तुलना में 25% ज़्यादा दूध क्रय करने के लिए प्रेरित किया। और ये हमारा अपना दूध के संकलन में मध्य प्रदेश को 20% के लक्ष्य तक ले जाने के संकल्प की प्रतिपूर्ति के चरण हैं। आज के इस अवसर पर यह भी बताना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी किसान, महिला, युवा, गरीब 4 वर्गों में फोकस करते हैं। ऐसे में किसान कल्याण वर्ष मनाने का निर्णय हमारी सरकार द्वारा 2026 में किया, जिसमें 16 अलग अलग विभागों को मिला करके हमने एक साथ किसान और कृषक परिवार के जीवन में दूध उत्पादन, मछली उत्पादन, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव, हेवी इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इकाइयाँ, लघु कुटीर उद्योग, सभी क्षेत्रों से जोड़ करके एनर्जी सहित हमने विस्तृत प्लानिंग की है और पूरे वर्ष किसान कल्याण वर्ष मनाने का निर्णय किया। ये जानकारी भी माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारे द्वारा दी गई। मैं उम्मीद करता हूं कि इस अभियान के माध्यम से किसानों से जुड़े हुए सभी क्षेत्रों को हम सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं एक और जानकारी देना चाहूँगा, नक्सल विरोधी गतिविधियों में मध्य प्रदेश ने माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी के मार्गदर्शन में कुशलतापूर्वक मध्य प्रदेश को नक्सल गतिविधियों से पूर्णतः मुक्त करा लिया है। हमारा पहले डिंडोरी, मंडला, बालाघाट 3 जिले नक्सल गतिविधियों में अपनी सक्रियता पाते थे और उसके लिए धीरे धीरे क्रमशः पहले डिंडोरी, फिर मंडला, फिर बालाघाट और बालाघाट में भी सारा वनांचल हो या शहरी क्षेत्र सभी गांवों में आज की स्थिति में नक्सल पूरी तरह से नक्सल मुक्त प्रदेश की श्रेणी में अगर कोई प्रदेश है तो हमारा मध्य प्रदेश है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। पावर सेक्टर में भी हम अच्छा काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी किसान, महिला, युवा, गरीब 4 वर्गों में फोकस करते हैं। ऐसे में किसान कल्याण वर्ष मनाने का निर्णय हमारी सरकार द्वारा 2026 में किया, जिसमें 16 अलग अलग विभागों को मिला करके हमने एक साथ किसान और कृषक परिवार के जीवन में दूध उत्पादन, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव, हेवी इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इकाइयाँ, लघु कुटीर उद्योग, सभी क्षेत्रों से जोड़ करके एनर्जी सहित हमने विस्तृत प्लानिंग की है
और पूरे वर्ष किसान कल्याण वर्ष मनाने का निर्णय किया। ये जानकारी भी माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारे द्वारा दी गई। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी के मार्गदर्शन में कुशलता पूर्वक मध्य प्रदेश को नक्सल गतिविधियों से पूर्णतः मुक्त करा लिया है। हमारा पहले डिंडोरी, मंडला, बालाघाट 3 जिले नक्सल गतिविधियों में अपनी सक्रियता पाते थे और उसके लिए धीरे धीरे क्रमशः पहले डिंडोरी, फिर मंडला, फिर बालाघाट और बालाघाट में भी सारा वनांचल हो या शहरी क्षेत्र सभी गांवों में आज की स्थिति में नक्सल पूरी तरह से नक्सल मुक्त प्रदेश की श्रेणी में अगर कोई प्रदेश है तो हमारा मध्य प्रदेश है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। पावर सेक्टर में भी हम अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे में नेशनल एनटीपीसी के माध्यम से सुपर थर्मल पावर स्टेशन की परियोजना के भूमि पूजन के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रण दिया है। ये ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से हमारा 1600 मेगावाट की क्षमता के विस्तार के प्रोजेक्ट में लगभग 20,000 करोड़ का ये निवेश रहने वाला है, जिसके पूर्ण होने की अवधि 28-29 तक रहने वाली है। मैं मान के चलता हूं कि ये जो प्रोजेक्ट बनेगा ये अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा और एयर कूल्ड कंडेंसर टेक्नोलॉजी का उपयोग इसमें किया जाएगा, जो पानी की खपत को 1/3 तक कम करता है। उक्त परियोजना के भूमि पूजन के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को मध्य प्रदेश आमंत्रित किया है। हम सब मिलकर के हमारे राज्य के सभी वर्गों के कल्याण के लिए लगातार काम करते जा रहे हैं। आइए हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था में ले जाने के लिए सभी वर्गों के लिए, खासकर किसान, महिला, युवा, गरीब, सबके जीवन में बदलाव आए, इस दिशा में काम करें। उज्जैन के ही त्रिवेणी संग्रहालय में आयोजित महाकाल महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य अतिथि में हुआ है और कार्यक्रम में ही धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की झलक देखने को मिली है। मुख्यमंत्री ने महाकालेश्वर की महिमा का स्मरण करते हुए आयोजन को आस्था और संस्कृति से जोड़ने वाला बताया। महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, कलाकार और गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। सच में जैसा समय बदल रहा है और बदलते समय में हमारे सामने आंखों के देखते देखते उज्जैन और उज्जैन की छटा, क्योंकि जब महाकवि कालिदास का मेघदूत पढ़ो या बाकी चीज़ों को सुनते थे तो लगता था कि वो तो स्वर्ग से सुंदर नगरी की कल्पना करते हैं। उज्जैनी अवंतिका की दादा ने भी कई बार सुनाया है। और ऐसे समय में स्वर्ग से सुंदर, सच में आप ड्रोन से फोटो अगर हम लेते हैं तो हमको लगता है कि इसकी रचना इतनी सुंदर तो वो कितनी सुंदर होगी, क्या आनंद आता देख करके। सच में हमारी अवंतिका नगरी की छटा स्वर्ग की उस नगरी से कमतर नहीं हो सकती। और जो कल्पना के साथ बाकी चीजें जोड़ी गई, जैसे ये अपने इसी वाल के ऊपर अगर अपन यहाँ जहाँ बैठे बाबा महाकाल के महोत्सव का शुभारंभ कर रहे हैं, तो ये राजा भोज 1000 साल पहले अपने अवंतिका में आए। इस दीवार के ऊपर एक एक अलग अलग ऐसे महापुरुषों के सब प्रकार के चित्रों का संयोजन किया गया है, जो मूर्ति शिल्प के माध्यम से हमारी अपनी उस गौरव गाथा के आधार पर उज्जैन की इतिहास की यात्रा से परिचय कराते हैं। और यहाँ इसी बाबा महाकाल के प्रांगण में परमात्मा की कृपा से महाकाल काल के देवता और काल समय सबका नियत, कोई बढ़ा नहीं सकता, कोई घटा नहीं सकता। और काल के क्रम में हर एक का जन्म एक नियत समय के बाद, जिसके पुण्य प्रताप अपने ऊपर की दुनिया में खत्म होते हैं, वो पुनः मृत्यु लोक में आकर के अपने कर्म के सिद्धांतों के बलबूते पर अलग अलग मार्गों से, भगवान कृष्ण ने 3 मार्ग बताए, जिसकी जैसी श्रद्धा हो हर एक मार्ग से अपने पुण्य अर्जित करने के लिए वहाँ उसका जन्म होता है। और इस जन्म के आधार पर अपने पुण्य अर्जित करने के बाद फिर श्रीधाम की तरफ प्रस्थान होता है। ऐसे कालक्रम में बाबा महाकाल प्रत्येक श्वास के साथ हमको जीवन देते हैं। प्रत्येक श्वास अगर निकलती है तो मृत्यु से साक्षात्कार होता है। इसलिए महाकाल कहाँ है? महाकाल हमारे श्वासों में बसे हुए हैं। महाकाल ने हमको अपने उस काल के क्रम में एक अवसर दिया है, जिस अवसर के बलबूते पर परमात्मा हमसे अच्छे से अच्छा काम करने का मौका देता है। मैं आज के इस अवसर पर, जब हमने अपनी सरकार के माध्यम से
विविध कामों का बीड़ा उठाया। तो ऐसे में हमने कहा कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में परमात्मा की कृपा है, 2 ज्योतिर्लिंग यहाँ है, कई प्रकार के लोग हमने बनाने का निर्णय किया और उज्जैन तो और सौभाग्यशाली है। शक्तिपीठ माँ हरसिद्धि हमारे यहाँ विराजी हुई और दक्षिण भारत के हिसाब से गढ़कालिका का भी एक शक्तिपीठ है। लेकिन यहाँ कौन किसकी और जरूरत पड़ रही है, आप देखते जाओ लाइन से। गुरु नानक देव महाराज हमारे गुरुद्वारा इमली साहब में छिपरा जी के किनारे अपनी यात्रा में उज्जैन आकर के उज्जैन की धरती को भी धन्य करते हैं और अपने जीवन यात्रा में बाबा महाकाल के यहाँ पर जो उनने भक्ति भाव से पद गाए हैं वो हमारे उनके अपने पवित्र ग्रंथ में हमको प्राप्त होते हैं। और ऐसे एक नहीं कई सारी कथाओं को समेटे हुए उज्जैन की ये लीलाओं का बार बार गुणगान करें, जानकारी दें, उनसे हम जनता को परिचित कराएं। इसीलिए शासन के लेवल पे जिस प्रकार से धार्मिक पर्यटन के आधार पर उज्जैन और प्रदेश की पहचान बन रही, अलग अलग प्रकार के हमारे सभी क्षेत्रों के माध्यम से लोगों को रोजगार भी मिले, जानकारी भी मिले, उज्जैन से उनका संबंध भी जुड़े, मध्य प्रदेश से संबंध जुड़े। इसलिए अभी तक हमारा श्रावण महोत्सव होता था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि श्रावण महोत्सव भी हमारी 2002-03 की सरकार के बाद ही प्रारंभ हुआ। लेकिन अब हमने कहा कि बाबा महाकाल के महालोक के बनने के बाद जब बड़ी संख्या में हमारे श्रद्धालु आते हैं तो इनके लिए और नए नए प्रकार के इस प्रकार के कार्यक्रम का संयोजन किया जाए, जिनके माध्यम से उनकी आस्था बाबा के प्रति और बाबा का आशीर्वाद भी मिले और हमारी इस लंबी यात्रा में उनको जीवन भर यहाँ से उनका स्मरण जुड़े। इसलिए काल के क्रम में एक एक करके वो सारे हमने वो प्रबंधन भी किए हैं जिसके आधार पर उज्जैन से लोगों का संबंध जुड़ते जुड़ते जानकारी का उदय भी हो। इसीलिए जब हमने गुड़ी पड़वा का पर्व प्रारंभ किया तो गुड़ी पड़वा के प्रारंभ के साथ विक्रमादित्य के काल से इतिहास जोड़ करके दुनिया के अंदर शासन की सुव्यवस्थाओं का उच्चतम मापदंड आजादी के 2000 साल पहले उज्जैन का एक लाल भारतवर्ष को पूरा आजाद करा करके शकों की आक्रमणकारी नीति को परास्त करते हुए सुशासन की उच्चतम मिसाल कायम करता है। यह हमारा सौभाग्य है। यह विक्रमादित्य की नगरी बाबा महाकाल के आशीर्वाद से दुनिया में एक अलग प्रकार से जानी जाती है। वो काल भी हमको याद है, विक्रमादित्य के जीवन की 32 पुतलियों का सिंहासन, उनके नवरत्नों की छटा, जिसके आधार पर बात के क्रम में कई लोगों ने अपने आप को विक्रमादित्य के समान उनके मार्ग पे चल कर के उपाधि पाने का प्रयास किया। वो 1000 साल पहले राजा भोज का काल हो, परवर्ती काल में मुगल काल में अकबर ने भी नवरत्नों की जो अपने यहाँ दरबार में जगह दी थी वो विक्रमादित्य की वो नकल उतारने का प्रयास किया था। उनके बजाय हम वापस उज्जैनी पे आते हैं तो उज्जैनी के अंदर सावन महोत्सव, ये हमारे बाबा महाकाल की सवारी जब निकलती है प्रत्येक सोमवार उसकी रचना बनाई थी। फिर गुड़ी पड़वा के आधार पर अर्थात अब यहाँ से 3 महीने बाद शिवरात्रि तक उसको लेकर के आए हैं कि शिवरात्रि से लेकर के गुड़ी पड़वा तक 1 महीने लगातार उज्जैन में मेले लगेगा। ये हमने पिछले साल से प्रारंभ किया था, ये हर साल कायम रहेगा। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब विविध प्रकार के कार्यक्रमों के संयोजन के साथ हमने वो महत्ता बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन एक और नया नवीन अध्याय जोड़ा गया कि हमारे वाहन का मेला भी लगाया जाए ताकि वाहनों के आधार पर भी यहाँ काल की नगरी महाकाल की नगरी से लोग अपने अपने वाहन खरीदे। इसलिए ग्वालियर और उज्जैन में पुनः हमने ये मेले की छूट दी है ताकि इसका लाभ भी यहाँ आकर के यात्री दर्शन भी करे, आनंद भी ले और अपने वाहन को अगले साल के लिए, परिवार के लिए, कामकाज के लिए और विकास के मामले में साक्षी बने। उससे उसी के साथ साथ इस बार एक और नवीन अध्याय जोड़ा है। हमारे वन संपदा की बहुत अद्भुत धरोहर है। ऐसे में वन्य मेला एक तरह से भोपाल में लगता था, अब 5 दिन का वो मेला भी यहाँ दशहरा मैदान पे प्रारंभ किया जाएगा ताकि वनों की औषधि, च्यवनप्राश, सभी प्रकार के इलाज, बहुत सारे प्रकार से हमारे अपने वन्य जीवों के और वन्य जीवन में बहुत सारी चीजें मिलती है जिसका
प्राकृतिक चिकित्सा से लेकर सभी प्रकार की जगह हम उसकी महत्ता महसूस करते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये मेले के क्रम में अब ये नया संक्रांति का मेला, क्योंकि संक्रांति ये तो वास्तव में बाबा महाकाल का ही आशीर्वाद है। जब आज हम देखते हैं 5000 साल पुराना भगवान कृष्ण का या महाभारत का वो युग, जब अपने शरीर के प्राण छोड़ना भी है तो भीष्म पितामह ने तीरों की सैया पे सोना मंजूर किया है। अपने प्राणों को अपने योग बल से हमारे शरीर भी अगर छूटे, कितनी पवित्र गीता और कितना अच्छा ज्ञान और सब प्रकार से हमारी सनातन संस्कृति की धारा में क्या क्या मिलता है। मृत्यु भी हो तो कैसी हो, जीवन भी हो तो कैसा हो, हमारे हाथ से काम भी हो तो कैसा हो। मृत्यु की कल्पना कब की गई? जब अंधेरा कम होने लगे और दिन का उजाला बढ़े, अर्थात जीवन में अच्छा काम करने का मौका मिले। और इसलिए उत्तरायण में लोग अपने शरीर छोड़ने की उस परंपरा को महाभारत के काल से जोड़ के देखते हैं, जो सनातन संस्कृति के हमारे उदय के साथ यहाँ के मानव के माध्यम से दुनिया में हमारी ये विशेषता गई। जब मैं आज के इस अवसर पर श्रावण महोत्सव के समान महाकाल उत्सव की शुरुआत कर रहा हूँ, तो ये सुंदर संयोजन है। हमारे बीच भारत के स्वनाम धन्य शंकर महादेवन बड़े कलाकार का आज शुरुआत का दिन उद्घाटन का हो रहा, जोरदार अभिनंदन करें उनके माध्यम से। वैसे तो शंकर महादेव महाकाल के नाम पे महादेव भी है, शंकर भी है। और एक और बात, हमारी अपने बाबा महाकाल का डमरू, ये हमारी वाद्य परंपरा में सबसे पहला वाद्य अगर कोई बना है संगीत का तो वो डमरू है। और डमरू की कल्पना भी बहुत सुंदर की गई। बारिश की बूंद गिरते हुए तालाब नदी पे जो आवाज करती थी, उस आवाज से मिला करके डमरू का हमारे यहाँ सृजन हुआ है। बात के यंत्र सारे उसके बाद जुड़ते चले गए, जिसके माध्यम से संगीत की बहुत समृद्ध परंपरा हमारे अपने शास्त्रीय संगीत के माध्यम से नाना प्रकार से दुनिया ने सीखी और देखी है। मेरी अपनी ओर से आज बाबा महाकाल के इस महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर मेरी शुभकामना भी है, बधाई भी है, और उम्मीद करेंगे कि ये क्रम लगातार बढ़ता जाएगा। पिछले समय जब आए थे तो उज्जैन में आकाशवाणी स्टूडियो की सौगात मिली थी, हमें इस बात का आनंद है। अब अगली बार वापस 25 तारीख को आएंगे तो इंदौर से उज्जैन का हमारा 6 लेन तो करीब करीब 90% बन गया है, लेकिन हरिफाटक पुल के पास का पुल 6 लेन होना बाकी है। तो इसका टेंडर हुआ है, इसका शुरुआत करा करके एक नई सौगात देना चाहेंगे। इसी प्रकार से नजर अली मिल कंपाउंड में नगर निगम के पीछे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की वो भी शुरुआत हुई है। ये सीमस्त बाईपास का एक बड़ा रोड भी है। इतनी सारी बातें हैं, बताऊंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन आज तो हम आनंद ले रहे हैं बाबा महाकाल के प्रांगण में। बाबा महाकाल की कृपा से हम कौन करने वाले हैं, हमसे सोचने से होता क्या है। हमारे बाबा महाकाल के माध्यम से ये सब लीला उनकी है, जो जो वो चाह रहे हैं वो सब होता जा रहा है। एक बार जोर से बाबा महाकाल का जयकारा लगाते हुए आज के महाकाल उत्सव का हम शुभारंभ करते हैं। बोलिए महाकाल महाराज की, नर्मदे छिपरे महारानी की। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RNTV नेशनल।